पढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी। ये मिट्टी तू आकर चूमे तो इस धरती का दिल झूमे। माना तेरे हैं कुछ सपने पर हम तो है तेरे अपने। भूलने वाले हमको तेरी याद सताए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। घर आजा परदेसी भारतीयों का खाड़ी देशों का सफ़रनामा। खाड़ी देश यानी बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई। इसका मुख्यालय सऊदी अरब रियाद में है। इन्हीं को हम खाड़ी देश बोलते हैं। खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें 4206 भारतीय कैदी भी हैं, जिसे सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय रह रहे हैं। आमतौर पर कहा जाता है भारत सरकार खाड़ी देशों के प्रवासी भारतीयों के साथ पश्चिमी देशों के मुकाबले भेदभाव करती है। इसका कारण में खाड़ी देशों में रहने वाले ज़्यादातर भारतीय मूल के लोग कम पढ़े लिखे हैं, इसे उन्हें हक की लड़ाई में परेशानी होती है। इसको भी मैं एक कारण मानता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर सरकार से मांग करता हूँ कि कम से कम प्रवासियों के पासपोर्ट पर NRI की मोहर लगनी चाहिए, जिससे उन्हें बिजनेस या बैंक से जुड़े कामों में मदद मिले। आखिर बड़ी संख्या में भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और अलग अलग सेक्टरों में नौकरी करते हैं। वे हर साल करीब 80 बिलियन, जो कि दुनिया का पहला रिमिटेंस नंबर आता है विदेशों से फंड ट्रांसफ़र का, वे यह पैसा भारत में अपने सगे संबंधियों को भेजते हैं। इसमें कुछ जाने माने बिजनेसमैन भी हैं, जैसे सुनील वासवानी, रवि पिल्लई, यूसुफ अली, शाजी उल मुल्क, PNC मेनन। आखिर क्यों जाते हैं भारतीय खाड़ी देशों में? बढ़ती बेरोज़गारी, गिरता शिक्षा का स्तर, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती महंगाई, समाज का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारी, समाज में प्रतिस्पर्धा यानी कंपैरिजन टू ईच अदर, समय पर कामगारों का भुगतान और बहुत सारी वजह इसका कारण है। इसलिए छोड़ता है अपने वतन की माटी, परिवार, दोस्त, बच्चे और जगाता है उम्मीद की एक नई रोशनी, और दूर रहकर भी करता है अपने वतन को याद। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अधिकतर कम पढ़े लिखे लेते हैं एजेंट का सहारा, पढ़े लिखे लेते हैं न्यूज़पेपर का सहारा, या फिर एक दूसरे के रेफरेंस से हो जाता है सफ़र का आगाज़। दिमाग में चल रहा होता है सपनों का अंबार, और कुछ ऐसे ही सपने कि बहनों की शादी करनी है, घर बनाना है और बहुत सी ज़रूरत, और चल पड़ते हैं इत्र वाले देशों को, जहां खाड़ी जिसे रेगिस्तान कहा जाता है। सबसे पहले पासपोर्ट से शुरुआत होती है, जिसे भारतीय नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है। चूँकि अधिकतर कम पढ़े लिखे लोग ही जाते हैं, इसलिए पासपोर्ट की शुरुआत भी एजेंट्स के थ्रू होती है। जब पासपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटी यानी कागजात पूरे हो जाते हैं, कुछ को तो अपने जन्म प्रमाण पत्र का भी पता नहीं होता, वो एक एक डलवा देते हैं। यही कारण है कि खाड़ी में रहने वाले बहुत सारे भारतीयों की जन्मदिन एक एक को ही पड़ता है,
क्योंकि अक्सर हम जब फॉर्म भरते थे तो हमारे सामने ये चीज़ें आती थी। फिर इंक्वायरी आती है पुलिस की, पैसे देते हैं खुशी खुशी, कहीं पासपोर्ट में देरी ना हो जाए। आखिर पासपोर्ट तैयार हो जाता है, कुछ जाते हैं फ्री में तो कुछ को देनी होती है मोटी रकम, क्योंकि ज़्यादातर गरीब हैं। कुछ घर बेचकर, कुछ ब्याज पर, फिर कुछ अलग अलग तरीक़ों से पैसा इकट्ठा करते हैं और एक दिन उम्मीदों का उजाला या दीप या खुशबू जिसे कहते हैं उसको जलाते रहते हैं। फिर एक दिन काल आती है जिसका होता है बेसब्री से इंतज़ार, आ जाओ मेडिकल करा लो, आपका सिलेक्शन हो जाता है। चूँकि मेडिकल एक ऐसी प्रक्रिया है, इसके बिना आप गल्फ़ या किसी भी कंट्री नहीं जा सकते। फिर एक छोटी शंका यानी डर मेडिकल में पास होने का, फिर याद आते हैं अल्लाह, ईश्वर, भगवान। आखिर मेडिकल सही पाए जाते हैं, रिपोर्ट आ जाती है और लेते हैं गहरी सांस। अब लगता है पहली सीढ़ी पास कर ली। फिर शुरू होता है पैसे का इंतज़ाम। रिश्तेदार भी इसलिए दे देते हैं कि चलो अब चला जाएगा तो पैसे तो आ ही जाएंगे। आखिर वो दिन आ ही जाता है जब बताया जाता है कि फला डेट में आपकी फ़्लाइट है। फिर शुरू होती है शॉपिंग, दोस्तों को ज़्यादा टाइम और घर का फोकस, मानो हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही हो, लेकिन अकेले में कहीं ना कहीं छुपा डर, वो डर जो हमेशा आपके साथ रहता है। आखिर घर के लोग और कुछ रिश्तेदार आपको कार में बैठाकर एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, उसमें कुछ शादीशुदा भी होते हैं, कुछ कुंवारे भी होते हैं, कुछ ऐसे कुंवारे भी होते हैं जो दिन रात बातें करते हैं। और शुरू होता है एयरपोर्ट पर इमोशनल सीन, जैसे आपने देखा होगा जब अमिताभ बच्चन मिलते हैं एयरपोर्ट पर, ऐसे ही आंखों में आंसू, बच्चों का रोना। पेरेंट्स भी आखिर अपने जिगर का टुकड़ा अलग करते हैं उम्मीदों की खातिर, और उसकी जीवन संगनी जैसे शरीर से रूह खींच ली हो। पर आगे होता है उम्मीदों का गुलदस्ता, ढेर सारी चेक इन के से गुजरने के बाद, और फिर मिलता है एक बोर्डिंग पास, और बोर्डिंग पास से वेटिंग एरिया होते हुए जाकर पहुंच जाते हैं अपने बोर्डिंग के साथ वेटिंग एरिया में, जहां हवाई सफ़र का एक्साइटमेंट, घर की पुरानी यादें, दोस्तों की यादें, खुद से खुद बातें करना, ये चल पड़ता है हवाई जहाज़ का एक ऐसा सफ़र। और नए नए कपड़े, खाना खाते हुए और पहुंच जाते हैं एक डेजर्ट एरिया यानी रेगिस्तान की धरती पर, जिसे हम गल्फ़ कहते हैं, जिसे हम खाड़ी देश कहते हैं। धरती पर पूरे 3-4 घंटे खड़े होने पर उन्हें मिलता है क्लियरेंस, और जब पहुंच जाते हैं खाड़ी देशों में तो वहां पर कुछ लोग टी शर्ट पहने रहते हैं कंपनी की पहचान के लिए, तो कुछ ड्राइवर के पर अब बोर्ड के नाम पर अपनी नज़र जमाए रहते हैं कंपनी के रेसिडेंस में। फिर अगले दिन ले जाया जाता है मेडिकल को, अपने अपने हिसाब से लोग घर बता देते हैं कि हम वहाँ खैरियत से पहुँचे हैं, और घर वाले भी एक राहत भरी सुकून की एक सांस लेते हैं और समझते हैं कि अब बच्चा हमारा पहुँच गया। और फिर यहाँ से शुरू होता है फिल्म का क्लाइमैक्स। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें अच्छी कंपनी मिल जाती है, उनमें से एक मैं भी था। और कुछ बेचारे रेंट पर दे दिए जाते हैं, यानी कि रेंटल कंपनी होती हैं, और उनमें से कुछ ड्राइवर होते हैं बस वो अपनी धुन में, बस अब लाइसेंस का क्या होगा, लाइसेंस की क्या प्रक्रिया होगी, ऐसे ही बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन और पूछते रहते हैं जो वहाँ पहले से ही लोग मौजूद होते हैं। बस दिल की धड़कन बढ़ जाती है। एक चीज़ होती है किस्मत, वो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। कभी कभी होता है कि कम पढ़े लिखे लोग भी ऊपर पहुँच जाते हैं और पढ़े लिखे लोग नीचे रह जाते हैं। खैर, किस्मत का ताला यहीं खुलता है। खाड़ी देश एक ऐसा रेसिडेंस परमिट इशू करता है जिसे हम इकामा कहा जाता है। आपको हमेशा साथ में लेकर घूमना पड़ता है। अगर आप परमिट के बिना घूमते हुए पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना अदा करना होता है। ये हर साल एक प्रक्रिया होती है इसकी रिन्यूअल की, और कुछ लोग आज़ाद वीज़े से होते हैं जो उन्हें अपने पे करना होता है खुद से, और जो कंपनीज़ में जाते हैं उन्हें कंपनीज़ रेसिडेंस इशू करती है। खाड़ी देशों के कानून भारत के मुकाबले काफ़ी कड़े होते हैं। वहाँ आपकी मुलाकात भिन्न भिन्न देशों के लोगों से होती है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, यूरोप, इंडोनेशिया, मिस्री। लेकिन यूरोप के लोग
ज़्यादातर बड़ी पोस्टों पर ही रहते हैं। आपको हैरानी होगी कि वहाँ हमारा देश हिंदू मुस्लिम पर बटा नहीं होता, बल्कि होता है नॉर्थ साउथ पर। वहाँ लोग झगड़ा नहीं करते, बल्कि मिलजुल कर रहते हैं, एक समुदाय की तरह, एक अच्छे समुदाय की तरह। अगर कोई भारतीय पंजाबी पाकिस्तानी पंजाबी से मिल जाए तो मानो वो भूल जाते हैं कि वो अलग अलग मुल्क के हैं, अलग अलग सरहदों के हैं। वो बस शुरू हो जाते हैं अपनी पंजाबी बोलना। देखते ही देखते सुबह सवेरे ड्यूटी के लिए उठना और शाम को अपने रूम पर पहुंचना, 1 महीना हो जाता है और मिलते हैं पैसे। जी हाँ, किसी को रियाल में, किसी को दीनार में की मुद्रा में। अपने कुछ दोस्तों का सहारा लेकर पहुंच जाते हैं पैसे भेजने सिटी, वहाँ बैंकों में लाइन लगाकर, क्योंकि अधिकतर कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया में होती हैं। तो पहली सैलरी की खुशी मानो ऑक्सीजन मिली हो, और वो चेहरे की खुशी और ताजगी वो अलग ही देखने को मिलती है। फिर घर वालों की आंखों की चमक ये बताती है कि उन्हें बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार था। हिंदुस्तान की बानिस्बत खाड़ी देशों में मज़दूर बहुत हार्ड काम करते हैं, जो काफ़ी रिस्की होते हैं, क्योंकि ऑयल इंडस्ट्रीज़ तो होते ही हैं काफ़ी रिस्की। कंस्ट्रक्शन साइट हो या होम ड्राइविंग हो या फिर बड़ी बड़ी मार्केट में काम करना, क्योंकि बड़ी ड्यूटी यानी कि लॉन्ग आवर्स ड्यूटी ये एक अपने आप में थकाऊ है। हाँ, जुमे का दिन ज़रूर एक राहत भरी सांस लेते हैं, क्योंकि यह दिन वहाँ छुट्टी का होता है। और ज़्यादातर इस दिन लोग ऐसे समझो जैसे मानो कि एक छोटी ईद हुई हो। देखते ही देखते साल गुजर जाता है। कुछ कंपनियां साल भर में छुट्टी देती हैं, तो कुछ 2 साल में, और कुछ अपनी मर्ज़ी से 4-5 साल टिके रहते हैं। पहले साल वो सभी का हाल चाल पूछते रहते हैं, फिर धीरे धीरे गल्फ़ की ज़िंदगी में अपने आप को ढाल लेते हैं। सबसे पहले घर ही बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हर गल्फ़ में रहने वाले का सपना होता है कि अपना घर बहुत अच्छा हो, या फिर बहनों की शादी। अपनी फ़िक्र नहीं होती, बस होती है तो परिवार की फ़िक्र होती है। घर जाने की बहुत खुशी होती है और तैयारी करते हैं कई महीने पहले से। ढेर सारी शॉपिंग करते हैं, कभी लुलु जाएंगे तो कभी पांडा जाएंगे, कभी सिटी मैक्स जाएंगे, कभी सिटी सेंटर जाएंगे, अपने लिए और इतर ख़रीदते हैं भारत में लगाने को। और एक बात ज़रूर कि सब यही कहते हैं कि बस 1 या 2 सफ़र रहूँगा। 1-2 सफ़र का मतलब बस 1-2 बार जाऊँगा, उसके बाद मैं बस फिर वापस लौट जाऊँगा अपने मुल्क को। लेकिन घरों की ज़रूरतें, जिम्मेदारियाँ, समाज का भरपूर समर्थन और उसे रखने के लिए मजबूर कर देता है। धीरे धीरे साल बीत जाते हैं। कुछ को तो फैमिली रखने का परमिट मिल जाता है। वहाँ की अपनी भी एक दुनिया है, लोगों में प्यार मोहब्बत रहती है, एक दूसरे के बहुत काम आते हैं। रूम पार्टनर मानो जिसे अच्छा मिल गया हो, मानो उसे स्वर्ग मिल गया हो। उसकी खुशकिस्मती है अगर रूम पार्टनर अच्छा मिल जाए, क्योंकि वही उसका साथी होता है सुख दुख का, वही उसको हॉस्पिटल ले जाता है, वही। लेकिन एक चीज़ बहुत मायूसी भरी रहती है, ये त्यौहार, ईद, दिवाली, होली या बहुत जैसे भी त्यौहार हों, बहुत फीके यानी कि मायूस भरी रहते हैं। बस दुकानें की नमाज़ पढ़ी और शुरू हो जाती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वही ड्यूटी जाना। कुछ तो मानो बस गल्फ़ के होकर ही रह जाते हैं। गल्फ़ में रहने वाला अपने ऊपर खर्च नहीं करता, लेकिन वो चाहता है कि भारत में सब खुश रहें, महंगे कपड़े पहने, खूब ऐशो आराम करें। मानो वतन लौटने की उम्मीदें जैसे धुंधली हो गई हों। प्रवासियों के लिए प्रवासी दिवस भी मनाए जाते हैं, प्रवासी मेले भी लगते हैं, स्कूल भी चलते हैं, पर हमेशा अधूरे रहते हैं वो सपनों की तरह। जैसे एक सपना हम देखते हैं, बहुत क्लाइमैक्स होता है, फिर अचानक हमारी आँख खुल जाती है और वो सपने ढेर हो जाते हैं। मेरा यह लेख वीडियो के माध्यम से सभी प्रवासी भारतीयों के लिए समर्पित है। जय हिंद, जय भारत। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये गल्फ़ की ज़िंदगी मुबारक हो और आप अपने वतन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करें। आपका साथी ज़ुबैर, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।